गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं इंदू लेट्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बच्चों, मैं पुनः अपनी करंट बम की क्लास को स्टैटिक जीके की क्लास के साथ लेकर के उपस्थित हुआ हूं। एक बार फिर से मैं 15 बढ़िया क्वेश्चन लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ और इस वीडियो को आप ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। कल की क्लास का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, बहुत अच्छा लगा कि इतनी रात में बच्चे देखते हैं, बहुत ही सुकून वाली बात रही। सारी मेहनत जो है सफल हुई। इसी तरह मैं आगे भी आशा करता हूँ कि मैं अपनी क्लास को बेहतरीन तरीके से आप सभी के सामने रिप्रेजेंट करता रहूँगा। टाइम लेट है, मुझे पता है, मैंने जानबूझ के इस टाइम को चूज़ किया है। ठीक प्यारे बच्चों, आप सिर्फ लगे रहिए, आपका एक सेकंड भी मैं ध्यान भटकने नहीं दूंगा। बस आप क्वेश्चन पे और एक्सप्लेनेशन पे, कंटेंट पे फोकस करते रहिएगा। ठीक, बढ़ते हैं हमेशा की तरह आज के अपने विचार की ओर। आज का विचार क्या कह रहा है? बहुत ही उत्तम विचार आपके सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आपके जीवन शैली का आधा योगदान रहता है आपके भविष्य में, और ये विचार उसी से रिलेटेड है। ये विचार क्या कह रहा है? ये विचार कह रहा है कि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी हानिकारक आदतों को अवश्य बदल सकते हैं, जिससे निश्चित रूप से आपका भविष्य बदल जाएगा। ठीक, ये कन्फर्म है कि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हाँ, आप जो चीज़ अपनी बदल सकते हैं वो कौन सी बदल सकते हैं? आदतें। और यदि आदत बदल गई तो निश्चित रूप से आपका भविष्य बदल जाएगा। हमारी जीवन शैली हमारे भविष्य के निर्धारण में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। स्टूडेंट लाइफ में, या मैं स्टूडेंट्स को ही नहीं कहूँगा, लगभग सभी के लाइफ में 75% लोग एक अस्त व्यस्त जीवन शैली जीते हैं। प्रॉपर वे में कोई काम नहीं होता है, जिससे उनका कंसंट्रेशन अपने गोल पे नहीं बन पाता है, और वही हमारी सबसे बड़ी बाधा होते हैं अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में। सबसे बड़ी बाधा ये हमारी आदतें हैं, ये हमारी हानिकारक आदतें हैं कि हम जो है भविष्य को निर्माण करने में हमें दिक्कत होती है। तो सबसे पहले यदि हम अपनी आदतें चेंज करेंगे जो हमारी जीवन शैली को हानिकारक प्रभाव देता है, तो निश्चित ही हमारा भविष्य बदल जाएगा। तो आज के विचार का सारांश है कि हमें अपनी गंदी आदतों को छोड़ना है और हमें अपने भविष्य बनाना है। अवश्य ही आपकी अगर आदतें बदलेंगी, हानिकारक आदतें बदलेंगी, तो आपका भविष्य बनेगा। बढ़ते हैं आज के करंट बम के पहले बम की ओर। पहला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, आपकी एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड है। इसको थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने सभी स्कूलों में कौन सी कक्षा से कृत्रिम बुद्धिमत्ता और कम्प्यूटेशनल थिंकिंग पर पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? ठीक, कम्प्यूटेशनल थिंकिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक साथ लेकर के किस क्लास से शिक्षा मंत्रालय ने इसकी घोषणा की है कि हम किस क्लास से लेकर के आएंगे? दो चीज़ें साथ लेकर के आई जा रही हैं। ठीक, नई एजुकेशन पॉलिसी जो भारत सरकार ने बनाई है, उसके तहत ये टारगेट किया गया है कि हम प्राइमरी लेवल से बच्चों को दो चीज़ें देने का प्रयास करेंगे। पहली आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देने का प्रयास करेंगे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ठीक, उसको देना ही देना है। उसके साथ इस थिंकिंग, कम्प्यूटेशनल थिंकिंग जो एक अवधारणा है, उस पर भी काम किया जाएगा। ये अवधारणा क्या कहती है? यह अवधारणा कहती है कि किसी भी समस्या को सबसे पहले किसी भी समस्या को समझना, फिर उस समस्या का विश्लेषण करना, एनालिसिस करना, और उसके बाद उस पर एक निश्चित प्रक्रिया के द्वारा निर्णय लेना। लेकिन निर्णय जो लिया जाएगा वो ध्यान रखिएगा, एक निश्चित प्रक्रिया के द्वारा लिया जाएगा, बिना सोचे समझे निर्णय नहीं लिया जाएगा। इन तीनों को कंबाइंड रूप से कम्प्यूटेशनल थिंकिंग कहते हैं। तो इसके लिए जो आधार बनाया है भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने, किस क्लास को? क्लास 3 को। किस क्लास को? क्लास 3 को। तो ये दोनों चीज़ें अब हमारे एजुकेशन में क्लास 3 से बच्चों को दी जाएंगी। और इसका जो रीज़न है वो रीज़न मैं बताना चाहूँगा कि बच्चों के ही जब बचपन से ही हमारे मस्तिष्क में एक किसी भी चीज़ के बारे में अवधारणा जन्म ले लेती है, और हम जिस तरह से अपनी पढ़ाई को आगे करते हैं उसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारे बचपन की होती है। हमारी एजुकेशन पॉलिसी आप वर्तमान समय की देख रहे हैं, उसी एजुकेशन पॉलिसी से आप लोग भी होकर के आए हैं, जिसमें से एक चीज़ को ख़त्म कर दिया गया है। वो चीज़ कौन सी है? विश्लेषण, एनालिसिस।
एनालिसिस बच्चों के दिमाग में धीरे धीरे बहुत कम होती चली आ रही है। बच्चे विश्लेषण करने की अपेक्षा ज़्यादा रटने की कोशिश करते हैं। इसीलिए शिक्षा मंत्रालय ने जोर दिया है किस पे, कंप्यूटेशनल थिंकिंग पर, और ये लागू करने जा रहा है किस क्लास से, क्लास 3 से। क्लास 3 मीन्स 5+3, 8 वर्ष की उम्र को ये मान लिया गया है कि एक बच्चा जो है अपने सोचने समझने के और निर्णय लेने की क्षमता का विकास कर देता है, इसलिए क्लास 3 को चुना गया है। और साथ ही जो भविष्य का सबसे बड़ा साधन बनने जा रहा है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसको भी हम क्लास 3 से ला रहे हैं। और एक बात यह है कि सबसे पहले इसको जो लागू करने वाला बोर्ड होगा, सबसे पहले जो लागू करने वाला बोर्ड होगा वो बोर्ड कौन सा होना चाहिए, इसका आंसर दीजिएगा। वो बोर्ड होना चाहिए कौन सा, CBSE बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, CBSE बोर्ड इसको लागू करेगा। और ये आपके सबसे पहले पाठ्यक्रम में आएंगी किसके, NCERT के पाठ्यक्रम में आएंगी। और किन विद्यालयों में इसको सबसे पहले लॉन्च किया जाएगा, KVS, केंद्रीय विद्यालयों में लॉन्च किया जाएगा। और नवोदय NVS, नवोदय विद्यालय में इसको लागू किया जाएगा। तो सबसे पहला प्रयोग जो है केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रीय विद्यालयों में, नवोदय विद्यालय से किया जाएगा। और अपने सिलेबस में क्लास 3 से कंप्यूटेशनल थिंकिंग पर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे पढ़ाई स्टार्ट होगी। ठीक, तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन था आपकी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड। दूसरा क्वेश्चन दिवस से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में विश्व जेली फिश दिवस कब मनाया गया है। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि आंसर दे दें, ठीक है, खड़ाक से आंसर दे दें। आंसर जरूर दीजिए, बहुत अच्छे से आप आंसर दीजिए, खटाखट आंसर दीजिए, और जितना हो सके इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। लेकिन आंसर देने से पहले एक बार दिवस के बारे में जरूर सोचा करिए। जैसे ये है कि विश्व जेलीफिश दिवस किसके, विश्व जेलीफिश, कितने बच्चे तो रट ले जाते हैं, उनको पता नहीं होता कौन सा दिवस है। ठीक, जेलीफिश नाम से जेली, जेली के समान मछली, जेली के समान मछली, लेकिन ये ऐसा जंतु है जो मछली वर्ग में नहीं आता है, मछली वर्ग में नहीं आता है, लेकिन नाम इसका क्या है, जेलीफिश। और ये जेलीफिश जेली के समान संरचना है। जेली, जैम आप जान ही रहे हैं, एक गाढ़ा शरीर इसकी पहचान है। और इसके शरीर में 95% तक होता है क्या, जल होता है। एक जंतु है, और ये जंतु जिस वर्ग का है, जिस फाइलम का है, उस फाइलम को कहते हैं निडेरिया या सिलेंट्रेटा संघ। जंतु जगत का सिलेंट्रेटा संघ का ये जंतु है। ठीक, 95% इसकी बॉडी में जल होता है। ये समुद्र तटों के किनारे पाए जाने वाले जंतु हैं, जिनके संरक्षण के लिए विश्व जेलीफिश दिवस मनाया जाता है। और ध्यान रखिएगा, इनके पास एक विशेष प्रकार की कोशिका होती है जिसे हम लोग कहते हैं दंश कोशिका। दंश कोशिका, इसको इंग्लिश से बोलते हैं निमेटोसिस्ट, इसको निमेटोसिस्ट बोलते हैं। इस दंश कोशिका की सहायता से ये अपने भोजन को पकड़ते हैं, डंक मारते हैं और अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो ये इनके संरक्षण के लिए एक डे हमने घोषित किया है, और वो डे कौन सा है, 3 नवंबर। 3 नवंबर को प्रतिवर्ष हम लोग विश्व जेलीफिश दिवस मनाते हैं। और ये बहुत पुराना जीव है, लगभग 50 करोड़ वर्ष पूर्व पुराना जंतु है। 50 करोड़ वर्ष पूर्व ये जंतु है, मतलब ये डायनासोर से भी पहले का जंतु है। ठीक, संघ निडेरिया का है, फाइलम का। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग वर्ल्ड जेलीफिश डे मनाते हैं। ध्यान रखिएगा, जेली के समान मछली है, लेकिन ये मछली नहीं है। और कल हमने बताया था कि 1 नवंबर आपका कौन सा दिवस है। बहुत सारे दिवस कल हमने बताए थे, कौन कौन से, पुदुचेरी मुक्त दिवस, केरल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, इन सब के स्थापना दिवस थे। और 2 नवंबर को मनाया जाता है कि विश्व आत्मा दिवस, विश्व आत्मा दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 3 नवंबर, विश्व जेलीफिश दिवस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। खटाखट वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने सुझाव जरूर भेजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, 100% आना है, 100% क्वेश्चन आना है। ठीक, कल की क्लास का मैंने PDF जो है भेज दिया है। आप सभी लोग उसकी एक प्रॉपर नोट्स बनाइए और उसको अच्छे से लर्न करिए। और जिस बच्चे को जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, वो अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकता है। ठीक, हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे अस्वच्छ शहर कौन सा है। मतलब इस क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2025
के अनुसार सबसे गंदा शहर भारत का कौन सा है। ठीक, तो पहले तो आप देखिए लुधियाना है, मदुरई, चेन्नई, रांची, इन चारों में से आपको ये बताना है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में किस शहर को सबसे गंदा शहर घोषित किया गया है। पहले तो ये जो सर्वेक्षण होता है ये स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आने वाला एक ऑब्जर्वेशन है। ठीक, और ये शहरी एवं आवास विकास मंत्रालय, शहरी एवं आवास विकास मंत्रालय के द्वारा चलाया जाने वाला एक सर्वे है, जिसमें लगभग 4,000 नगरीय इकाइयों को, नगरीय इकाइयाँ मतलब इसमें शहर भी आ जाएगा, कस्बा भी आ जाएगा, इन सबको भी हम इंक्लूड करेंगे इसमें। 4,000 नगरीय इकाइयाँ इसमें शामिल हैं, 4,000 नगरीय इकाइयाँ इसमें शामिल हैं। और इसमें मापदंड कई होते हैं और उन मापदंडों के आधार पे किसी भी शहर को ये प्रदूषित घोषित किया जाता है कि कौन सा शहर पूरे भारत में सबसे गंदा है। तो इसमें जो ऑप्शन है, इसमें जो आप इस बार का जो सर्वे है, रिपोर्ट है, उसमें लुधियाना, मदुरई, चेन्नई, इन सब में जिसको सबसे अस्वच्छ शहर माना गया है वो आपका कौन सा है? मदुरई शहर। और ये आपका किस स्टेट में है? तमिलनाडु में। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। और यहीं पे मैं बताना चाहूँगा कि पंजाब की औद्योगिक राजधानी जिसे आप कह सकते हैं लुधियाना जो अपने वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, ये किस पोजीशन पे है? 2nd पोजीशन पे है। और यहीं पे जो लिखा गया है आपका चेन्नई, ये चेन्नई आपका जो है वो 3री पोजीशन पे है। किस पोजीशन पे है? 3री पोजीशन पे। मदुरई जो अपने मंदिरों के लिए फेमस है, देखिए यहाँ पर बहुत ही वर्ल्ड फेमस आपका कौन सा मंदिर है? मीनाक्षी मंदिर है। और इस मंदिर की वजह से इस शहर को जाना जाता है, कपड़ों के लिए भी, वस्त्र के लिए भी जाना जाता है। तमिलनाडु का एक फेमस शहर भी है, लेकिन इस सर्वेक्षण में ये सबसे टॉप प्रदूषित पॉल्यूटेटेड सिटी के रूप में इसका नाम आ गया और इसको स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 के अनुसार भारत का सबसे गंदा शहर घोषित किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मदुरई। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बढ़िया क्वेश्चन, आज के सारे क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे हैं, इनको अच्छे से आप सुनिए। पहली बार बिल्कुल मत लिखा करिए, पहले आप एक बार देख लिया करिए, अच्छे से देख लिया करिए, कल नोट कर लीजिएगा, लेकिन पहले क्वेश्चन को समझिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाल ही में किसने भारतीय मानक ब्यूरो BIS के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है? ठीक, विवेक मेनन, संजय गर्ग, शैलेश चंद्रा, इनमें से कोई नहीं। ठीक, भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है? विवेक मेनन, संजय गर्ग, शैलेश चंद्रा। पहले इसके बारे में बताना चाहूंगा। ठीक, ब्यूरो ऑफ BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इसका फुल फॉर्म है। ठीक, और ये आपका ये किसी भी उत्पाद को क्या प्रदान करता है? मानकता मतलब क्या प्रदान करता है? विश्वसनीयता प्रदान करता है। अगर ये इसके द्वारा कोई प्रमाणित प्रोडक्ट है तो ये माना जाएगा कि हाँ इस प्रोडक्ट में क्वालिटी है। ठीक, इसी को कहा जाता है भारतीय मानक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। और इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1987 में, इसको नोट कर लीजिएगा। और इसका जो मुख्यालय है आपका कहाँ पे है? दिल्ली में है। तो ये उत्पादों की गुणवत्ता को प्रमाणित करने वाला बोर्ड है, जो हर उत्पाद को गुणवत्ता के पैमाने पर इसको चेक करता है। और इसके जो महानिदेशक का पदभार जो है, सबसे बड़ा पद है, वो बनाया गया है किसको? संजय गर्ग जी को BIS का महानिदेशक बनाया गया है। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। खटाखट आंसर देते रहिएगा और ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे YouTube चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें। और जिन लोगों ने अभी भी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, वो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, लक्ष्य क्लासेस सुल्तानपुर। ठीक, बढ़िया क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड योजना शुरू किया है? असम, कर्नाटक, दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। पिंक सहेली, ठीक, गुलाबी सहेली स्मार्ट कार्ड, ठीक, गुलाबी सहेली स्मार्ट कार्ड योजना
खटाखट आप लोग आंसर देते रहिएगा। मैं जानबूझ करके पहले एक्सप्लेन कर रहा हूं और आपको आंसर देने के लिए प्रेरित कर रहा हूं कि आप जल्दी जल्दी इसको आंसर दीजिए। गुलाबी सहेली स्मार्ट कार्ड योजना, गुलाबी सहेली स्मार्ट कार्ड योजना। ठीक, इसका मतलब है ये कार्ड है 100%, ये कार्ड है और ये कार्ड एक पास के समान है। किसके समान है? पास के समान है। और इस पास को यदि आपके पास होगा तो आपको कहीं पर भी आने जाने में कोई भी शुल्क नहीं देना पड़ेगा। और इस योजना को लॉन्च करने वाली सरकार है असम, कर्नाटक, दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका जो लॉन्च कर रही है कौन सरकार की है? दिल्ली सरकार की है, रेखा गुप्ता जी की सरकार की है। और इन्होंने ये योजना किसके लिए स्टार्ट की है? महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए। और किसके लिए योजना है? ट्रांसजेंडर के लिए। मैंने एक करंट की क्लास में ट्रांसजेंडर के बारे में जो है बहुत आपको एक्सप्लेनेशन दिया था। आपको सारांश में बताना चाहूँगा, ऐसे व्यक्ति, ऐसे ह्यूमन जिनका लिंग निर्धारित ना हो, जो न पुरुष हो न महिला की श्रेणी में आते हो, ऐसे लोगों को हम लोग ट्रांसजेंडर कहते हैं। और इनको एक अन्य नाम दिया जाता है, कौन सा? किन्नर। मैंने एक क्लास में इन पे बड़ी चर्चा की है। ठीक, तो इन दोनों के लिए ये कार्ड है। ये कार्ड ले करके ये दिल्ली में कहीं पर भी परिवहन की सुविधा को प्राप्त कर सकते हैं। एक प्रकार का पास है। और एक बार मैं कहना चाहूँगा, एक बात जरूर मैं कहना चाहूँगा, जब से रेखा गुप्ता जी की सरकार बनी है शायद बहुत सारी योजनाएं ये अब तक ये बहुत अच्छी योजनाएं हैं, नो डाउट, और इसको चला चुकी हैं और बढ़िया तरीके से सब चल भी रही हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 5वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बढ़िया क्वेश्चन, क्या कह रहा है? खटाखट आंसर देते रहिए। हाल ही में 4 दिवसीय भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है या कहाँ किया जाएगा? जयपुर है, चंडीगढ़ है, नई दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। तो मैं सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यदि आपसे कोई कहे कि भारत में विज्ञान का सबसे बड़ा महोत्सव कौन है, तो आप कह सकते हैं सबसे बड़ा महोत्सव कौन है? तो आप कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, जिसमें एक साथ एक ही मंच पे कई सारे वैज्ञानिक आते हैं। एक साथ कई मंच पे कई सारे वैज्ञानिक आते हैं, कई सारे छात्र आते हैं, कई सारे अध्यापक आते हैं और कई सारे उद्योग जगत की हस्तियां भी आते हैं। ठीक, और ये सभी एक साथ मिल करके किसी भी प्रॉब्लम पर, किसी भी प्रोडक्ट पर मिल करके साझा डिस्कशन करते हैं और एक बढ़िया साइंस के लिए पॉलिसी तैयार की जाती है। तो ये हर साल आपका लगता है। इस वर्ष ये लग रहा है 6 से 9 दिसंबर के बीच में, 6 से 9 दिसंबर के बीच में ये लग रहा है। और ये आपका 2015 11वां है, 11वां आपका जो है ये आपका 11वां ये महोत्सव है। इसको पहली बार जो है 2015 में ये स्टार्ट किया गया था, 2015 में ये प्रारंभ किया गया था और इस वर्ष ये आयोजित किया जा रहा है कहाँ पर? चंडीगढ़ में। कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? चंडीगढ़ में। भारत की विज्ञान की सबसे बड़ा महोत्सव आयोजित होने वाला है 6 से 9 दिसंबर 2025 के बीच में। और ये विज्ञान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण महोत्सव है। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? हाल ही में सामिया हसन ने, देखिए ये इंटरनेशनल इशू पे एक क्वेश्चन है। हाल ही में सामिया हसन ने किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तंजानिया, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सामिया हसन पुरुष नहीं है, ये कौन है? महिला है। ठीक है, और बहुत ही लोकप्रिय महिला है। और ये जिस देश की महिला है वो देश आपका कौन सा है? तंजानिया। ये दूसरी बार राष्ट्रपति आपकी चुनी गई हैं, तंजानिया। और ये आपका पूर्वी अफ्रीका का देश है। ये आपका कहाँ का देश है? अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में स्थित देश है, जिसकी राजधानी है डोडोमा। राजधानी आपकी कौन सी है? डोडोमा। ठीक, तंजानिया की राजधानी डोडोमा है और इसकी जो मुद्रा है वो है आपकी तंजानिया शिलिंग मुद्रा है। ठीक, तो ये एक बड़ा जो है गवर्नमेंट का चेंज हुआ है आपका कहाँ पर?
तंजानिया में, अफ्रीकी देश तंजानिया में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तंजानिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। खटाखट क्वेश्चंस को आप आंसर जरूर देते रहिएगा, ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट जरूर करते रहिएगा। हाल ही में किस देश ने 4 चूहों को अंतरिक्ष मिशन पर भेजा है? ये कौन सी बात हुई भाई? मानव जा रहे थे, अब कौन जा रहा है? चूहे जा रहे हैं। उसका कारण क्या है? ठीक, जापान, चीन, वियतनाम, इनमें से कोई नहीं। ठीक, इस 4 चूहों को अंतरिक्ष मिशन पर भेजने की क्या जरूरत है? तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा एक बड़ी बात। जब हम कोई भी अपना वैज्ञानिक परीक्षण करते हैं तो हम 2-3 जंतुओं को विशेष रूप से टारगेट करते हैं, जिसमें जो एक कन्फर्म जंतु रहता है वो आपका कौन सा है? चूहा। यदि हम कोई दवा भी बनाएंगे तो हम पहले एक्सपेरिमेंट उसका चूहों पे करेंगे। कोई वैक्सीन बनाएंगे, कोई ऐसी चीज़ बनाएंगे कि जिस पर मानव का प्रभाव पड़ता हो या मानव उससे प्रभावित होता हो, तो उसको सबसे पहले हम जिन जंतुओं पर अप्लाई करेंगे उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जंतु आपका कौन सा है? चूहा। ठीक, चूहों को एक्सपेरिमेंट के रूप में मानव प्रयोग करता है और इन चूहों को अंतरिक्ष में ले जा करके इन पर अध्ययन किया जाएगा। इनके शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों का, इनके शरीर पर अंतरिक्ष में चूहों के शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाएगा। ठीक, और उस अध्ययन का हम लोग विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण करेंगे और उस विश्लेषण के आधार पर हम किसके लिए प्लानिंग करेंगे? मानव के लिए प्लानिंग करेंगे। तो चूहों को भेजने का मतलब है चूहों को घुमाना उद्देश्य नहीं है कि चूहे जिद पे आ गए तो उनको अंतरिक्ष हमने घूमने के लिए भेज दिया। नहीं, उनको हमने भेजा है अपने फ़ायदे के लिए भेजा है, अपने एक्सपेरिमेंट को मजबूत करने के लिए भेजा है। इनके शरीर पर होने वाले प्रभाव का अध्ययन करेंगे हम लोग और उसी हिसाब से अपनी पॉलिसी आगे बढ़ाएंगे। तो ये ऐसा करने वाला जो यान है शिनझोउ 21, ये लेके गया है शिनझोउ 21। अब आप पकड़ लिए होंगे ये किस देश का हो सकता है? तो ये नाम से स्पष्ट है, ये तो किसका होगा? जापान का होगा, ये तो चीन का होगा। लेकिन ये सारी करामात किस देश की है? ये चाइना की है। ठीक, चाइना अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और उसने ही इन 4 चूहों को अंतरिक्ष मिशन पर भेजा है शिनझोउ 21 नामक अपने अंतरिक्ष यान से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चीन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक, जितने भी बच्चे लाइव हैं वो लास्ट तक क्लास को लिया करें और सब बच्चे आंसर दिया करें। धीरे धीरे आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप सही आंसर पर पहुंचने लगेंगे और तभी आप जो है अच्छे से इन चीज़ों को समझ पाएंगे। अब देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। ठीक, तीनों सेनाओं द्वारा पूर्वी प्रचंड अभ्यास कहाँ आयोजित किया जाएगा? ठीक, तीनों सेनाएं हैं, कौन कौन से? हाँ, तो इसके ऑप्शन क्या है? मणिपुर है, त्रिपुरा है, असम है, अरुणाचल प्रदेश। तीनों सेनाएं कौन कौन सी हैं? ठीक, तीनों सेनाएं कौन कौन सी हैं? आपकी सेना के 3 अंग हैं, थल सेना, ठीक, आपकी नौसेना, नेवी जिसे बोलते हैं, और आपकी वायुसेना। ये तीनों सेनाएं जो है मिल करके जो अभ्यास आयोजित करने जा रही हैं, पूरी प्रचंड प्रहार नाम है और ये प्लेस है आपका कौन सा? मेचुका। ठीक, अब आप लोग गेस करिए प्लेस किस जगह का है? मणिपुर का है कि त्रिपुरा का है कि असम का है कि अरुणाचल प्रदेश का है? और मैं हमेशा कहता हूं कि ये प्रैक्टिस क्यों की जाती है? तो सबसे पहली चीज़, प्रैक्टिस खुद को जो है रिचार्ज करने के लिए की जाती है। यदि हमारी सेनाएं अगर हाथ पे हाथ बैठी रहेंगी तो उनके लड़ने की, उनके जो है संघर्ष करने की क्षमता का लॉस होगा। इसलिए समय समय पर हम आपस में अपने देश में और हम विदेशों के साथ भी, विदेशी सेनाओं के साथ भी हम युद्धाभ्यास करते हैं। ठीक, तो ये जो युद्धाभ्यास है हमारी सेनाओं का, तीनों सेनाओं के तीनों अंगों का एक कंप्लीट, एक कंबाइंड जो है प्रैक्टिस है और इसका नाम जो रखा गया है पूर्वी प्रचंड पहाड़। तो ये जाहिर सी बात है, इसकी दिशा कौन सी होगी? पूरब होगी और इसका जो
राइट आंसर है वो है कौन सा स्टेट? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में पूरी प्रचंड प्रहार जो है मेचुका में जो है ऑर्गेनाइज होगा और इस जो है अभ्यास में हमारे सेनाओं के तीनों अंग हिस्सा लेंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, खड़ा खड़ा आंसर देते रहिएगा, एकदम बने रहिएगा। देखिए बढ़िया क्वेश्चन लेके आया हूं आपके लिए। हाल ही में 12 करोड़ से अधिक परिवारों के साथ कौन सी योजना दुनिया की नंबर 1 स्वास्थ्य योजना बनी है? आयुष्मान भारत, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। ठीक, कितने करोड़ इसमें लाभार्थी हो गए हैं? कितने करोड़? 12 करोड़। ठीक, दुनिया की नंबर 1 स्वास्थ्य योजना हो गई है और सारी की सारी आपकी भारत की दिख रही है। ठीक, तो इसका राइट आंसर मैं सबसे पहले आपको दे देता हूं। इस योजना का नाम है आपकी कौन सी? आयुष्मान भारत योजना। भारत की नहीं, पूरे विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना ये बन चुकी है और इसके लाभार्थियों की संख्या लगभग हो चुकी है 12 करोड़। ठीक, इसमें है क्या, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। ठीक, ये जितनी भी चीज़ें मैं एक्स्ट्रा आपको दे रहा हूँ ये स्टैटिक के पार्ट हैं, इनको बहुत ध्यान से सुना करिए, बहुत ही मन लगा करके इनको सुना करिए और एक प्रॉपर नोट्स इसकी बनाइएगा। पहले इसको देख लीजिएगा। ये योजना स्टार्ट हुई थी 23 सितंबर 2018 में। ठीक, इस योजना में जो लाभार्थी हैं उनको 5 लाख तक का हेल्थ कवरेज दिया जाएगा। 5 लाख तक का उनको स्वास्थ्य सुविधाएं, 5 लाख तक की उनको स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। मतलब क्या हुआ कि यदि कोई आयुष्मान कार्ड धारक परिवार है, वो किसी सरकारी हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल, लेकिन वो सूचीबद्ध हो मतलब भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत उन हॉस्पिटल में आते हो जो वो इस कार्ड की सुविधा को प्रदान करते हो। मतलब आप अगर वहाँ पे कार्ड धारक है तो आपको 5 लाख रुपए तक का जो है आपको निःशुल्क इलाज किया जाएगा। 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज किया जाएगा और इस इलाज में ओपीडी, ठीक है, आउटर पेशेंट डिपार्टमेंट मतलब बाह्य रोगी विभाग से लेकर के ऑपरेशन तक, मतलब आप जब डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो उसको ओपीडी बोलते हैं, और तब से लेकर के ऑपरेशन तक के खर्चे शामिल हैं। तो ये बहुत बड़ी योजना हो चुकी है, विश्व की सबसे बड़ी योजना हो चुकी है। और ये भारत सरकार की कौन सी योजना है? आयुष्मान भारत योजना। और इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का आयुष्मान भारत। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। बढ़िया क्वेश्चन। देखिए 10 क्वेश्चन से मैंने आपकी मांग पर 5 क्वेश्चन और बढ़ाए हैं। आपके रिस्पांस के ऊपर है। अगर आप बढ़िया रिस्पांस दे रहे हैं तो मैं और क्वेश्चन बढ़ाऊंगा। ठीक है, अगर आप बढ़िया तरीके से देख रहे हैं, बढ़िया तरीके से शेयर कर रहे हैं, बढ़िया तरीके से तैयार कर रहे हैं, इतना ही अगर आप मान लीजिए तो मैं आप क्वेश्चन बढ़ा दूंगा। ये आपके सबके रिस्पांस पे है, क्योंकि 10 बजे के बाद की टाइमिंग है। 10 बजे के बाद की टाइमिंग है। 10 बजे के बाद अगर आप मुझे अच्छे से देख रहे हैं तो मुझे और मेहनत करने में दिक्कत नहीं होगी। मुझे बस आपका सपोर्ट चाहिए। आप मेरे कंटेंट को, मेरे एक्सप्लेनेशन को आप अच्छे से लर्न करिए, यही मेरी अभिलाषा है। बाकी आप क्वेश्चन जितना कहेंगे मैं लेके आऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सप्लेनेशन कंटेंट बताने की आवश्यकता नहीं है। जितनी सिंपल भाषा में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ शायद ही आपको किसी चैनल पर मिलेगा। ठीक है, इस चीज़ को आप कहीं पर भी कंपेरिजन कर सकते हैं। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में चीतों का तीसरा घर किस अभ्यारण्य को घोषित किया गया है? तीसरा घर मतलब क्या हुआ कि पहली बात पहले 2 घर कौन है? चीतों का पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर। ठीक, ऑप्शन क्या है? गांधी सागर, कूनो, नौरादेही। ठीक, चीता हमारे यहाँ लगभग 1952 आप कह सकते हैं, 50 से 52 कह सकते हैं। चीता हमारे यहाँ 1952 से गायब हो गया। ठीक, चीता जो सबसे तेज धावक जंतु माना जाता है वो हमारे यहाँ लगभग वर्ष 1952 से हमने इसको विलुप्त मान लिया। फिर 2022 में मोदी सरकार के प्रयासों के द्वारा हमने लॉन्च किया प्रोजेक्ट चीता और उठा करके ले आए हम अफ्रीकी चीते। सबसे पहले अफ्रीका से हम लोगों ने चीते मंगवाए और सबसे पहले हमने इसको जिस स्थान पे रखा वो आपका कूनो नेशनल पार्क है। कूनो नेशनल पार्क है, ये इसका पहला फ्लैट है। ठीक, कूनो नेशनल पार्क। और ये आपका जो कूनो नेशनल पार्क है वो आपका
किस स्टेट में है? मध्य प्रदेश में। तो ये अफ्रीकी चीतों का पहला घर हुआ। ठीक, गांधी सागर अभ्यारण्य, गांधी सागर अभ्यारण्य, गांधी सागर, ये आंसर नहीं है, ये आपका पहला घर मैं आपको बता रहा हूँ। गांधी सागर अभ्यारण्य ये भी आपका कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ये फ्लैग नंबर 2 है चीतों का, ये चीतों का दूसरा घर माना जाता है। बाकी बचे ऑप्शन 2, चंबल अभ्यारण्य और नौरादेही अभ्यारण्य। तो इसका जो राइट आंसर है वो अब इन चीतों को जो है कहाँ पर ले जाया गया है? नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य में। और ये भी आपका किस स्टेट में है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। ठीक, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमने चीते मंगाए, चीतों की ग्रोथ अच्छी हो रही है, चीतों का जो है आप कह सकते हैं विकास अच्छे तरीके से हो रहा है। ठीक, एक जगह पर गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य में थोड़ा सा दिक्कत है चीतों को, लेकिन इन चीज़ों से अच्छा है कि हमारा जो रिजल्ट ज़्यादा है वो पॉजिटिव ज़्यादा है। तो धीरे धीरे इनको हम अन्य स्थानों पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में ही ट्रांसफ़र की ये प्रक्रिया चल रही है। और इस प्रक्रिया में जो तीसरा घर बनाया गया है वो आपका कौन सा अभ्यारण्य है? नौरादेही अभ्यारण्य है। और ये भी किस स्टेट में है? आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में आप कह सकते हैं बाघों की भी संख्या बहुत ज़्यादा है। और हमने जो है अब यहाँ पर चीतों को भी जो है अच्छे तरीके से पालना शुरू कर दिया है। ठीक, तो आपका इसका राइट आंसर जो होगा वो है नौरादेही, ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। देखिए बढ़िया क्वेश्चन आ गया, साइंस एंड टेक से जुड़ा हुआ बढ़िया क्वेश्चन है। हाल ही में दुनिया में पहली बार थोरियम से यूरेनियम ईंधन में सफलतापूर्वक रूपांतरण किसने किया है? ये क्रांति है। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नहीं है, क्रांति है। और आने वाले वर्षों में ये बहुत बड़ा परिणाम देगी। ये क्रांति क्यों है? क्योंकि जो हम लोग अभी जो है परमाणु ईंधन प्रयोग करते हैं उसमें लेते हैं किसको? यूरेनियम को। किसको लेते हैं? यूरेनियम को। और यूरेनियम का कौन सा रूप? यूरेनियम 235 को लेते हैं। ठीक, किस कार्य के लिए? परमाणु ऊर्जा को प्राप्त करने में। किस कार्य के लिए? परमाणु ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हम जिस जो है तत्व को लेते हैं वो है यूरेनियम। ठीक, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। वर्तमान समय में सबसे कम मात्रा में सबसे अधिक ऊर्जा उत्पादन करने वाला जो माध्यम है वो है आपका परमाणु ऊर्जा। लेकिन इसके साथ दिक्कत यह है कि परमाणु ऊर्जा हम जिन तत्वों से हम परमाणु ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं उसे उन तत्वों को हम लोग रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। ठीक, और इन रेडियो एक्टिव तत्वों का भंडारण, दुरुपयोग, दो बड़ी समस्या है कि इनका भंडारण कैसे हो। इनका दुरुपयोग बहुत होने के चांस होते हैं क्योंकि इसी रेडियो एक्टिव तत्व से आप परमाणु ऊर्जा बनाते हैं। तो इसी रेडियो एक्टिव तत्व से पूरी दुनिया कौन सा बम बनाती है? परमाणु बम। ठीक, तो ये अत्यधिक संवेदनशील तत्व है जो पूरे विश्व में इसको बहुत ही गोपनीय तरीके से इसके द्वारा रिलेटेड कार्यक्रम चलाए जाते हैं। तो हम अपने परमाणु ऊर्जा गृहों में, जिसको हम लोग कह सकते हैं नाभिकीय रिएक्टर, जिसे हम कहते हैं परमाणु रिएक्टर, जिसे हम कहते हैं परमाणु भट्टी, जिसे हम कहते हैं नाभिकीय भट्टी, इन सभी में हम जिसको प्रयोग करते हैं वो आपका यूरेनियम है। ठीक, वही यूरेनियम अब हम किससे बना रहे हैं? थोरियम से। अभी तक हम थोरियम भी रेडियो एक्टिव तत्व है, थोरियम भी रेडियो एक्टिव तत्व है, लेकिन हम थोरियम से सफलतापूर्वक परमाणु ऊर्जा या यूरेनियम में कन्वर्टेशन हम नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इन चारों देशों में से चीन, रसिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन चारों देशों में से चीन ने जो है पहली बार थोरियम से यूरेनियम में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक, और इसने जिस टेक्निक को यूज किया उस टेक्निक का नाम मैं आपको बताना चाहूँगा, मेल्टिंग सॉल्ट टेक्निक। आपकी जो इसको कहा जाता है मेल्टिंग सॉल्ट रिएक्टर। मेल्टिंग सॉल्ट मतलब, मेल्टिंग मतलब हुआ पिघलता हुआ, पिघलते हुए नमक का प्रयोग करके, पिघलते हुए नमक का प्रयोग करके हमने थोरियम को चेंज किया है किसमें? यूरेनियम थे। थोरियम को चेंज किया है किसमें? थोरियम को यूरेनियम में। ठीक, अब हम, ये चाइना के लिए कम खुशखबरी है लेकिन ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्यों? हमारे देश के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी, बहुत बड़ी खुशखबरी क्यों है? क्योंकि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा थोरियम का उत्पादन हमारे यहाँ होता है।
पूरे विश्व में हम सबसे ज़्यादा थोरियम का उत्पादन करते हैं, उत्पादन मतलब हमको मिलता है। और ये आपका कहाँ पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है? केरल में। और केरल में एक विशेष प्रकार की रेत होती है जिसे हम कहते हैं मोनाजाइट रेत। ठीक, इससे हम किसको प्राप्त करते हैं? थोरियम। तो भैया तुम बनाओ, पीछे पीछे हम भी सीख लेंगे और हमारी जो परमाणु ऊर्जा की समस्या होगी वो भी जो है वो दूर हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चीन। ठीक, खटाखट आंसर देते रहिएगा, बहुत ध्यान से आप जो है कंटेंट को सुना करिए, एक्सप्लेनेशन को सुना करिए, लिखने का काम हो जाएगा, दोबारा आप देख लेंगे, लिख लेंगे, पीडीएफ चला जाएगा, आप उससे लिख लेंगे। सबसे ज़रूरी है, मैं हमेशा अपनी क्लास में, हर क्लास में कहता हूँ कि समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी जैसे मैंने पहला क्वेश्चन जो लेकर के आया था एजुकेशन पॉलिसी पे लेकर के आया था, हम लोगों को बचपन से विश्लेषण करने की क्षमता को हमारे कम कर दिया जाता है और हमें रट्टू तोता बनाने पे ज़्यादा फोकस किया जाता है और यही हमारे मार्ग में हमारी सबसे बड़ी बाधा है। इस चीज़ को आप थोड़ा सा समझिएगा। आप लोग मैच्योरिटी के स्टेज पे हैं, रटिए, आप याद करिए जरूर, लेकिन सबसे पहले उस चीज़ को आप समझिए। बिना समझे अगर रटे तो कुछ ही दिन के वो आपके मेमोरी में रहता है, उसके बाद उसकी सेवा समाप्त होती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? हाल ही में भारत की विविधता दर्शाने वाला 15 दिवसीय सांस्कृतिक समागम भारत पर्व कहाँ शुरू हुआ है? भारत पर्व कहाँ शुरू हुआ है? ठीक, भारत पर्व जिसकी थीम है एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत। ठीक, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये कितने दिवसीय है? कितने दिवसीय सांस्कृतिक पर्व चलेगा? 15। ये रटने वाली आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ ये भारत की विविधता को दर्शाएगा। भारत की विविधता क्या है? सबसे बड़ी विशेषता आपकी क्या है? भारत की सांस्कृतिक विविधता। भारत के जितने भी अंचल से संस्कृतियां निकल करके आई हैं, इन सभी का समागम एक स्थान पे किया गया है। और वो पर्व कौन सा है? भारत पर्व। और ये कहाँ पे पूछा है कि मुंबई, नई दिल्ली, एकता नगर, इनमें से कोई नहीं, किस प्लेस पे ये आपका आयोजन किया जा रहा है? ठीक, इन चारों में से आपको बताना है भारत पर्व कहाँ पे आयोजित किया गया है। और मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा कि इस पर्व को 31 अक्टूबर, जिसमें आप सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती, कौन सी जयंती? 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में इसको प्रारंभ किया गया है। ठीक, 31 अक्टूबर, और इसको राष्ट्रीय एकता दिवस भी हम लोग मनाते हैं। और तब से लेकर के ये 15 दिनों तक चलेगा। तो इसका राइट आंसर है मुंबई, नई दिल्ली, एकता नगर। एकता नगर कहाँ पे है? एकता नगर आपका है कहाँ पर? गुजरात में। और गुजरात में किस प्लेस पे है? जहाँ पर आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की विशालकाय प्रतिमा है। ठीक, तो भारत पर्व 15 दिवसीय, आयोजन स्थल एकता नगर, स्टेट है आपका गुजरात। ठीक, थीम है आपकी एक भारत श्रेष्ठ भारत। और ये किसका समागम है? सांस्कृतिक विविधताओं का, भारत की सांस्कृतिक विविधताओं का। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। लो, एक नई क्रांति आ गई, तैयार रहिए इसके लिए। ठीक, क्वेश्चन से देखते हैं कितने लोग गैस करते हैं। लास्ट के क्वेश्चन हमेशा धमाकेदार होंगे, लास्ट तक आप रुके रहें, बढ़िया से इसको सुनते रहें। ठीक, हाल ही में RIL, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसका परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, ठीक, ने AI फॉर ऑल मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सभी के लिए, AI सभी के लिए, ठीक, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग सभी कर सकें के लिए किसके साथ साझेदारी की है? मतलब हाथ मिलाया है। ठीक, मेटा, ChatGPT, गूगल, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो इस पहले प्रश्न को मैं अच्छे समझा दूं आपको कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जन जन तक पहुंचाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? ठीक, तो वो आपकी कंपनी जो है वो आपकी कौन सी है? गूगल बाबा। ठीक, इन्होंने, रिलायंस इंडस्ट्रीज और गूगल ने, दोनों ने आपका हाथ मिलाया है। और इनके हाथ मिलाने का एक उद्देश्य है भारत के प्रत्येक नागरिक को AI सुविधा प्रदान करना।
ठीक, एआई सुविधा प्रदान करना इनका उद्देश्य है, एआई सुविधा प्रदान करना इनका उद्देश्य है। ठीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर क्लास में मेरे क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि आने वाली पूरी दुनिया इसी पे डिपेंड रहेगी। ठीक, मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ अलग से बताना चाहूँगा। आज जो हमारे हर जेब में लगभग जिस मोबाइल फ़ोन की, मोबाइल जिसको कहते हैं, मोबाइल फ़ोन की, चाहे वो एंड्रॉयड हो चाहे ना हो, सिंपल फ़ोन हो, उस मोबाइल फ़ोन को पहुँचाने में जिस परिवार की भूमिका थी वो परिवार था आपका अंबानी परिवार। ठीक, पहले इस फ़ोन को जो है अनिल अंबानी के स्वामित्व वाली कंपनी ने मानसून ऑफर सन 2002 में स्टार्ट किया गया था। उसके द्वारा इन्होंने जो है लोगों को सिर्फ 501 रुपये में मोबाइल फ़ोन बांटे थे। वहीं से एक क्रांति आई मोबाइल फ़ोन के प्रचलन में। ठीक, उसके बाद इनके बड़े भाई मुकेश अंबानी, इन्होंने किस चीज़ को बढ़ावा दे दिया? अंबानी ने जियो शुरू किया और इन्होंने किस चीज़ में क्रांति लाई? इंटरनेट में। ठीक, तो एक भाई ने आपको मोबाइल थमाया, दूसरे भाई ने आपको इंटरनेट। अब दो बड़े भाई, पूरे वर्ल्ड के दो बड़े भाई, एक बाबा हैं गूगल और दूसरे हैं आपके बहुत बड़ी हस्ती रिलायंस इंडस्ट्री, जो इन दोनों ने हाथ मिलाया है और आपको अब किससे लैस कराएंगे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक, जिसको हम रोज़ सुन रहे हैं, रोज़ नई नई चीज़ें इसके बारे में सुनाई दे रही हैं। इसको मिल करके दो लोगों ने आगे बढ़ाने का, भारत में फैलाने का फैसला लिया है और ये दोनों मिल करके भारत में एआई को बहुत तेज़ी से विकसित करेंगी। ठीक, आज की क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, धमाकेदार क्वेश्चन आना तय है। क्या कह रहा है? हाल ही में वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने किस देश से सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त किया है? मॉरिशस, सिंगापुर, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। एफडीआई फॉरेन, पहले इसका जो है फुल फॉर्म फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक कहते हैं, इसका फुल फॉर्म है। हिंदी पे आ जाएंगे हम, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। ठीक, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। अब हम देखिए, प्रत्यक्ष मतलब जिसमें दिखे विदेशियों का पैसा, विदेशी कंपनियों का पैसा आपके भारत में लगे, तो उसे कहते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। लेकिन इसमें एक दो चीज़ें हैं। ठीक, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने का मतलब क्या हुआ कि आप इसमें भारतीय बाजार में क्या लगा रहे हैं? पूंजी लगा रहे हैं, और पूंजी लगाने के साथ साथ आपको यहाँ पर किसका अधिकार मिलेगा? नियंत्रण का। ठीक है, इसको चलाने का अधिकार मिलेगा। इसमें आप इस पैसे को आप जहां लगाएंगे उसमें आप सहभागी बनने के भी अधिकारी होंगे, और आपको यहाँ की कंपनियों को भी खरीदने का राइट मिलेगा। कुल मिलाकर के आप यहाँ निवेश कर रहे हैं, निवेश के साथ साथ आपको कानूनी रूप से मालिक भी बनाया जा रहा है। ठीक, जैसे कुछ लोगों शेयर खरीद लिया, शेयर खरीदने से नहीं, आप यहाँ पर पैसा भी लगा रहे हैं, आपको उसमें सहभागिता भी मिल रही है, आपको उसमें स्वामित्व भी मिल रहा है, कंट्रोल करने को मिल रहा है, रेगुलेट करने को मिल रहा है। ऐसे निवेश को, ऐसे विदेशी निवेश को हम लोग कहते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। और इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस देश ने, मॉरिशस, सिंगापुर, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं, किस देश ने सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त किया है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, सिंगापुर और अमेरिका, ये दोनों मिल करके भारत में लगभग 1/3 एफडीआई को अट्रैक्ट कर चुके हैं। ठीक, अगर इन दोनों में से कोई अगर कहे आपको सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किस देश का है 2024-25 के लिए, तो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए सबसे ज़्यादा एफडीआई जिसकी है, जिस देश की है, वो देश है आपका कौन सा? अमेरिका। ठीक, तो फ्रेंड्स, ये थे आपके करंट बम के 15 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कैसे लगे जरूर शेयर करिएगा, ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और जाग कर मेरी हर क्लास को जरूर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, शुभ रात्रि।